अस्सलाम वालेकुम जूले। तो यस्टरडे हमने इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पढ़े थे, या उसको हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छी तरह से घर पे देख लिया होगा। तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 करवाता हूँ। एक्सरसाइज 3.4 इसमें क्या है, इसमें हमें इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, A इज इक्वल टू आई ए। आई क्या है? आई हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो या तो 2 into 2 मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी, या तो 3 into 3 मैट्रिक्स होगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज 3.4 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट ए इनवर्स। इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है वो हमें निकालना है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक दिया है। 18 वाला हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। तो मैं इसमें रेंडमली कोई क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं a इज इक्वल टू हमारे पास है 1 3 2 7। ओके, तो एक डेफिनेशन है हमारे पास इनवर्स ऑफ यूजिंग एलिमेंट्री मेथड के लिए। इनवर्स का एक फॉर्मूला है या डेफिनेशन है। इसके लिए हम करते हैं वी नो दैट a इज इक्वल टू आई ए। a इज इक्वल टू आई ए। a हमारे पास यही है, i हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। a को a ही रखना है, ये नहीं लिखना है, ताकि ये a को हमने इनवर्स शो करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, a हमारे पास क्या है 1 3 2 7 दैट इज इक्वल टू, ये 2 into 2 मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 into 2 1 0 0 1, और इस a को हमने a ही रखना है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, हमें यह करना होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास है आइडेंटिटी 1 0 0 1, यही वाला जो एलिमेंट्स जो है हमें यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे 1 0 0 1, अगर यहाँ पे ये वाला अगर हमें रिजल्ट मिल जाता है तो हमारा ए इनवर्स फिर एग्जिस्ट होगा। अगर नहीं मिलता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है, कुछ ऑपरेशन है। उस ऑपरेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑपरेशन कैसे करना है तो वो आप देख लीजिए। ऑपरेटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 1 0 0 1 आना चाहिए। 1 ऑलरेडी हमारे पास है, तो या आप यहाँ पे या रो वाइज करिए या आपने कॉलम वाइज करिए ऑपरेशन, जहां से आपको मिलता है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मुझे 0 मिले, क्योंकि हमें 1 0 0 1 मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, R2 को माइनस करता हूँ 2R1 से, तो हमें यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं R2 पे, यहाँ पे R2 ऐसे लिखना है, फिर आपको ऐसे एरो करना है, क्योंकि हम ऑपरेशन किस पे कर रहे हैं, R2 पे कर रहे हैं। तो हम करेंगे R2 माइनस 2R1। तो देखिए R1 पे कुछ नहीं करना है, R1 को एज इट इज रखना है 1 3। अब R2 पे है, 2 क्या है, यहाँ पे R2 हमारे पास 2 है, 2 माइनस 2, R1 क्या है 1, 2 माइनस 2 हमारे पास क्या हो गया 0। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास R2 क्या है 7 माइनस 2 into 3 6, 7 में से 6 निकला तो कितना आया 1। ओके, तो इसी तरह से हमने R1 पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 0, R2 पे करना है। तो R2 हमारे पास यहाँ पे 0 है, 0 माइनस 2, R1 हमारे पास 1 है, तो माइनस 2। तो यहाँ पे R2 हमारे पास है 1 माइनस 2 0 0, 1 माइनस 0 1, ये A। ठीक है, तो देख लीजिए कुछ मिला हमारे पास 1 0। अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, 1 तो हमें चाहिए, तो इस पे ऑपरेशन करते हैं, R1 पे करते हैं। तो हम ऑपरेटिंग फिर से करेंगे, ऑपरेटिंग अब R1 पे करेंगे, R1 पे क्या करेंगे, अगर R1 पे हम माइनस करेंगे माइनस 3R2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, माइनस 3R2
-3R2। तो आप देखिए यहाँ पे R1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 - 3 × 0, ये वाला 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो 3 यहाँ पे R1 हमारे पास 3 है, 3 - 3 1, 3 1 से 3, 3 में से 3 0, तो R2 पे कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। इसी तरह से इस तरफ अब R1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस प्लस, 3 2 6, 1 + 6 हमारे पास क्या आया, 7। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास R1 हमारे पास क्या है, 0 - 3 × 1, 3 1 से 3, -3, यहाँ पे क्या है, -3। ये R2 पे कुछ नहीं करना है, -2, ये 1, ये हमारे पास A। अब देखिए यहाँ पे हमें जो हमें चाहिए था 1 0 0 1, वो हमें मिल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हो गया, दैट इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या है, रिजल्ट हमारे पास 7 - 3, 7 - 3 -2 1 -2 1। अब हमारे पास ये क्या है, A। तो हमें निकालना क्या है, हमें A इनवर्स निकालना है, तो इस वाले A को इसके नीचे लाते हैं, तो हमारे पास I/A, दैट इज इक्वल टू 7 - 3 -2 1। अब A को ऊपर लाएंगे तो क्या आया, A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू 7 - 3 -2 1। ओके, तो I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि I को हम 1 मानते हैं, तो A इनवर्स इंटू 1, A इनवर्स दैट इज इक्वल टू 7 - 3 -2 1। तो A इनवर्स हमें मिल गया, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट, EXIST, यही हमें निकालना था। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह से मैंने किया। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, हमने इसको A मान लिया कि ये हमारे पास 1 3 2 7 है, तो हमारे पास एक फार्मूला है, इसके लिए मैंने लिखा है, वी नो दैट A इज इक्वल टू IA। I हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A हमारे पास यही A आ गया, ये 2 × 2 मैट्रिक्स होगा, तो I भी आपको 2 × 2 लेना है, अगर 3 होगा तो 3 × 3 मैट्रिक्स लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 0 0 1 × A, ऐसे लिखना है, इस A वाले को यहाँ पे A वाला नहीं लिखना है, क्योंकि हमें A इनवर्स शो करना है। तो इसको हमें क्या करना होता है, एक ऑपरेशन के थ्रू हमें इसको सॉल्व करना होता है। इस वाले पार्ट को हमें आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी इसके बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग किया, R2 पे किया, R2 - 2R1, ताकि मुझे यहाँ पे ये 0 मिल सके, क्योंकि अगर R2 2 से अगर 2 को मैं यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 - 2 करूंगा तो मुझे 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से मैंने ये ऑपरेशन किया, यहाँ पे 1 3 0 1 मिला। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी किया, R2 पे किया, R1 को कुछ नहीं किया, ऐसे रखा, तो यहाँ पे ये मिला, A को ऐसे रखा, फिर ऑपरेटिंग किया R1 के साथ, फिर हमें ये मिला, तो मुझे यहाँ पे एक आइडेंटिटी मिल गया। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे I को यहाँ पे रखा, क्योंकि एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, और फिर इस A को इसके नीचे लाया, इसको ऊपर लिया, तो ये हमारा A इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, तो मैं इसके बाद और 2 × 2 मैट्रिक्स वाले कुछ दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ मैं, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा एक्सरसाइज है 3.4। क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या करते हैं, इसको हम लेट करते हैं। हमें दिया है लेट A इज इक्वल टू 2 1 7 4, ठीक है। तो हमें पता है A इज इक्वल टू IA, वी नो दैट A इज इक्वल टू IA, ठीक है। A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 2 1 7 4, दैट इज इक्वल टू, अब ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी वाला भी हमें 2 × 2 लेना पड़ेगा, 1 0 0 1 × A। अब देखिए, अब हमें ये वाला 1 0 0 1 यहाँ पे चाहिए। अगर मैं R2 पे मैं -3 × R1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे 7 - 6 आ जाएगा। तो आप देखिए
ऑपरेटिंग R2 पे करता हूँ, R2 पे करता हूँ, R2 माइनस 3R1, शाबाश। अब देखिए R2 पे कर रहा हूँ, R1 पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये R1 एज इट इज। R2 आपके पास क्या, ये यहाँ पे है आपका 7 है, ठीक है। ये माइनस 3 आ गया, 3 ये इंटू 2, 3 2 6, 7 माइनस 6 आपका क्या आ गया, 1 आ गया, शाबाश। अब इसी तरह से ये R2 आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके ये वाला दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपका है 4 माइनस 3 इंटू ये R1 क्या है आपका 1 है, तो 4 माइनस 3 ये क्या आ गया, 1 आ गया, शाबाश। अब देख लीजिए, तो ये वाला पार्ट R1 कुछ नहीं कर रहा हूं, 1 0, R2 आपके पास क्या है 0 माइनस 3 इंटू ये 1, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस 3, शाबाश। अब इसी तरह से यहां पे R2 क्या है, ये 1 है, माइनस 3 इंटू 0, 3 0 0, यहां पे क्या आ जाएगा 1, तो ये आपका A, ठीक है, शाबाश। अब देखिए आपको यहां पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं R1 माइनस R2, 2 माइनस 1 1, तो ऑपरेटिंग करता हूं मैं, ऑपरेटिंग R1 पे करता हूं मैं, R1 पे करता हूं, R1 माइनस R2, तो ये 1 पे, यहां पे 2 माइनस 1, यहां पे क्या आ गया 1, अच्छा यहां पे क्या है 1 माइनस 1, यहां पे क्या आ जाएगा 0, ये तो R2 एज इट इज 1 1। अब यहां पे देखिए R1 क्या है 1 है, माइनस माइनस प्लस 3, 1 प्लस 3 4। अब R1 आपके पास क्या है 0 माइनस 1, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा माइनस 1, ये आपका 3, ये आपका 1 इंटू A, शाबाश। अब देखिए यहां पे 1 0, अब यहां पे 0 चाहिए, अब 0 के लिए R2 को मैं माइनस करता हूं R1 से, तो आपको यहां पे 0 मिल जाएगा ना। तो अब देखिए यहां पे ऑपरेटिंग करता हूं मैं R2 पे, R2 माइनस R1, R2 पे कर रहा हूं, R1 एज इट इज 1 0 1 0, 1 माइनस 1 0, अच्छा। अब यहां पे R2 पे कर रहा हूं, R2 आपके पास क्या है 1 माइनस 0, यहां पे 1, ये लीजिए आपका आइडेंटिटी आ गया। R2 पे कर रहा हूं 4 माइनस 1 एज इट इज, 4 माइनस 1 एज इट इज। अब R2 है माइनस, यहां पे क्या है आपके पास माइनस 3 माइनस 4, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7। अब यहां पे क्या है R2 आपका है 1 और वहां पे माइनस है, ये माइनस 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 प्लस 1 प्लस 1 2, आपका ये 2 आ गया, ये A आ गया। अब ये आपका क्या आ गया आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल टू, यही तो सॉल्व करना था 1 0 0 1, तो 4 माइनस 1 माइनस 7 2, ये 4 है डिवाइडेड बाय ये A आ गया, ऊपर आ गया A इनवर्स, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 7 2, दिस इज आवर रिजल्ट, हमें A इनवर्स आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। आपको मैं फिर से एक बार और रिपीट करता हूं कैसे इसको सॉल्व किया। तो हमारे पास A हमारे पास है 2174, हमें फार्मूला पता है A इज इक्वल टू आई ए, हमने कुछ नहीं किया, A ही लिखा, I हमारे पास आइडेंटिटी 1001 A है। तो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग आपको सोचना है, आपने खुद सोचना है, ये तो मैं खुद यहाँ पे टीचर हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सा ऑपरेशन मुझे करना है। आप लोगों को खुद सोचना है, मेला वाला स्टेप के बगैर भी आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर R2 को माइनस 3 R1 से करता हूं, तो मुझे 3 2 6, 7 में से 6 माइनस किया तो हमें मुझे यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर उसको वो वाला 1 में इसके साथ माइनस करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसा सोचना है आपके दिमाग में पहले। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन ये कर दिया, R2 पे किया, R1 को एज इट इज लिखना 2 1, यहाँ पे 7, अब यहाँ पे मैंने 3 2 6, 7 में से 6 यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे आपका 4 है, 4 माइनस 3 यहाँ पे 1 आ गया। R1 को कुछ नहीं करना है, 1 0, यहाँ पे क्या है,
ये R2 हमारे पास ये क्या है 0 माइनस 3 1 3, यहाँ पे माइनस 3 आ गया। इसी तरह से आपका 1 है, 1 माइनस ये 1 आ गया। तो ठीक है, इसके बाद मैंने ऑपरेटिंग किया R1 पे, किया R1 माइनस R2, ताकि यहाँ पे मुझे 1 आ रहा है, 2 माइनस 1, तो मैंने ऑपरेटिंग किया, यहाँ पे मुझे मिला 1 0 1 1। इसी तरह से हमें मिला यहाँ पे 4 माइनस 1 माइनस 3 1, ये A आ गया। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे ये यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैंने ये सोचा कि अगर R2 माइनस R1 करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 0 1। मैंने ऑपरेशन कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, तो 4 माइनस 1 माइनस 7 2A। अब ये आइडेंटिटी मिल गया, इस A को इसके नीचे ये A इनवर्स, ये आपका रिजल्ट। तो मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है लेट A इज इक्वल टू 3 1 5 2। तो हमें पता है कि A इज इक्वल टू IA होता है। वी नो दैट A इज इक्वल टू IA। अब A क्या है हमारे पास? A हमारे पास है 3 1 5 2 इज इक्वल टू I हमारे पास है 1 0 0 1। A को A ही रखना है। अब आपको ये वाला आइडेंटिटी 1 0 0 1 फिर आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 है, ये R2 है, 5 माइनस में R1 करता हूँ तो 5 माइनस 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो वो वाला 2 माइनस इससे 3 करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ऐसे आपने सोचना है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे ऑपरेटिंग में किस पे करता हूँ? R2 पे करता हूँ, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब देखिए R2 पे कर रहा हूँ, R1 एज इट इज 3 1। यहाँ पे R2 आपके पास क्या है 5 माइनस 3, यहाँ पे आ गया 2। यह R2 क्या है आपके पास? यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 1 आपका क्या आ गया 1। शाबाश 1 0। R2 आपके पास क्या है 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे R2 आपके पास क्या है 1 माइनस 0, यहाँ पे आपका 1 आ गया, ये आपका A आ गया। शाबाश। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 आने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे R1 को R2 से माइनस करता हूँ। 3 माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा 1, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो मैं ऑपरेटिंग करता हूँ, यहाँ पे ऑपरेटिंग R1 पे करता हूँ। अब मैं R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2, 3 माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, ये आपका 2 यहाँ पे 1, क्योंकि R2 एज इट इज है। यहाँ पे देखिए R1 आपके पास क्या है 1 है, ये माइनस 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 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2। ठीक है, R1 आपके पास क्या है 0 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1। R2 एज इट इज माइनस 1 1, ये आपका A। ठीक है, अब तकरीबन आपको मिल गया यहाँ पे 1 0। अब यहाँ पे 0 चाहिए, 1 तो हमें है ही है। तो आपको यहाँ पे 0 आने के लिए अब 2 से 2 माइनस 2 आपका 0 आ जाएगा। तो मैं इसको R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग R2 पे करता हूँ मैं, R2 माइनस 2R1, 2R1, R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और R2 से माइनस करता हूं। तो आप देखिए यहाँ पे R1 एज इट इज है 1 0 1 0। R2 आपके पास क्या है 2 माइनस 2, यहाँ पे क्या आ गया 0। और आपके पास R2 क्या है 1 माइनस 2 इंटू 0 0, यहाँ पे 1 ही आ गया, ये 1। दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 एज इट इज, 2 माइनस 1 एज इट इज। अब यहां पे देखिए R2 आपके पास क्या है, ये माइनस 1 है, माइनस 1 माइनस 2 टू ज़ 4, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 5। अब R2 आपके पास क्या है 1 माइनस 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 प्लस 2, 1 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका 3, ये A है। आइडेंटिटी आ गया, I इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 5 3, A, ये A इसके नीचे आ गया, I इंटू A, दैट इज इक्वल टू 2
-1 -5 3 ऊपर आ गया, A इनवर्स इंटू I 1 दैट इज इक्वल टू 2 -1 -5 3, ये आपका A इनवर्स आंसर आ गया। जुलेद माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को इन लाइक पॉइंट ऑफ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ऑलराइट, तो हम पहले समझते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते क्या हैं। ऑलराइट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब वेयर कंसंट्रेशन of solute is lesser in the solution, all right, which depend upon the number of solute. Okay, this is very important. Number of solute particles पे depend करेंगे। particles मतलब it can be moles, molecules, mole fraction, and it can also be ions, and do not depends upon the nature of solute, and it will not depend upon the nature of solute। यानी कि solute हम कौन सा यूज करें उस पर डिपेंड नहीं करेगा, कौन क्या मतलब किस चीज पे डिपेंड करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ solute particles, alright। तो इस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझते हैं बच्चों कि इसमें solute कौन सा यूज करेंगे और हम solvent कौन सा यूज करेंगे। alright, तो इसमें solvent यूज करेंगे बच्चों हम volatile liquid। volatile यानी कि जो evaporate होते हैं, alright, जो evaporate होते हैं तो इसके कुछ वेपर्स बनेंगे, राइट, एंड वेपर्स बनेंगे उसके कुछ वेपर के प्रेशर भी होंगे। एंड नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ वॉलेटाइल लिक्विड एग्जाम्पल होते हैं वाटर वॉलेटाइल, वैसे ही अल्कोहल जैसे कि मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, और ये सब क्या है वॉलेटाइल लिक्विड विच विल यूज एज अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ऑलराइट, एंड सल्यूट क्या यूज होंगे बच्चों इसमें, सल्यूट हम यूज करेंगे नॉन वॉलेटाइल, यानी कि नॉन वॉलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट नहीं होते। जो इवेपोरेट नहीं होते मतलब उनके वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे मतलब उनके वेपर प्रेशर नहीं होंगे। ऑलराइट, अगेन इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे सपोज, तो इसमें एग्जाम्पल होगा यूरिया लेंगे हम, ग्लूकोज या सुक्रोज एक्सेट्रा, ये सब क्या होगा बच्चों नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विच वी विल यूज एज अ solute। okay, and solvent होगा volatile which is very very important for colligative properties। volatile liquid हम यूज करने वाले and non volatile सल्यूट हम यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, और हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे विच इज फर्स्ट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड विल डिस्कस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ विल स्टडी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मतलब ये सब हम 1 by 1 आराम से इसको अच्छे से समझते हैं। ऑलराइट, okay, we'll start with first colligative properties that is relative lowering in vapor pressure। तो इसको समझने से पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे बच्चों। इसमें मैंने लिया है ये 2 कंटेनर लिया है इसमें। तो फर्स्ट कंटेनर में मैंने लिया है वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। वॉलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट होते हैं, तो इवेपोरेट होंगे मतलब इसके कुछ वेपर्स बनेंगे, तो वेपर्स बनेंगे मतलब इसके कुछ प्रेशर बनेंगे। तो इस प्रेशर को राउल्स ने हमें क्या बताया, राउल्स ने हमें बताया कि दिस वेपर विल डिनोट एज अ PA नॉट। तो नॉट जो है बच्चों ये प्योर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, एंड सेकेंड कंटेनर में मैंने लिया है दैट इज नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सल्यूट लिया बच्चों। तो नॉन वॉलेटाइल मतलब ये इवेपोरेट नहीं होंगे, इवेपोरेट नहीं होंगे मतलब इसके कुछ वेपर्स नहीं बनेंगे, तो वेपर्स नहीं बनेंगे मतलब इसके कुछ प्रेशर नहीं होंगे। दैट्स वाई यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा इक्वल टू 0। अब जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी यानी कि सोल्यूशन बनाऊंगी, तो मतलब इसमें क्या होगा, सोल्यूशन मतलब इसमें वॉलेटाइल सॉल्वेंट प्लस नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होगा। राइट, तो इस सोल्यूशन में क्या होगा, मेरा दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि वॉलेटाइल के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और नॉन वॉलेटाइल के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मतलब अब मैं इस सोल्यूशन की वेपर प्रेशर को अगर मेजर करूंगी, तब इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ओनली वॉलेटाइल लिक्विड होगा। राइट, तो इसमें अगर मैं सरफेस पे देखूंगी कि तो इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B दोनों प्रेजेंट है, और मैं A को सॉल्वेंट ऐसा कंसिडर कर रही हूँ एंड B एज अ सॉल्यूट कर रही हूँ। राइट, तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें A सिर्फ वेपर फेस में जाएंगे, B नहीं जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर विल बी बिकॉज ऑफ कंपोनेंट A ओनली, यानी कि दैट इज बिकॉज ऑफ
volatile components only. Alright, तो हम derive करेंगे बच्चों. राउस जो हमें क्या बताते थे कि vapor pressure of solution, vapor pressure of component A in solution is directly proportional to the mole fraction of that component in solution. यानी कि A को मैं represent कर रही हूँ, A को मैं represent कर रही हूँ solvent से, सॉल्वेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ A से एंड B सल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा. ऑलराइट, तो हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में A एंड B का यूज होगा, वेयर A विल बी रिप्रेजेंटिंग सॉल्वेंट एंड B विल बी रिप्रेजेंटिंग सल्यूट. ऑलराइट, तो यहाँ पे राउस जो बताते थे हमें बच्चों कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ A. तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगी तो A इज इक्वल टू क्या होते थे, PA नॉट XA. Alright, तो PA क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन, एंड PA नॉट क्या था कि PA नॉट था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ऑलराइट, तो ये था. तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, PA इज इक्वल टू PA नॉट 1 माइनस XB, दैट इज बिकॉज सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या था बच्चों, A प्लस B इक्वल टू 1, तो X A इक्वल टू क्या था 1 माइनस XB. तो मैं इसी को सब्सटीट्यूट कर रही हूँ इस इक्वेशन में. ऑलराइट, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, PA इज इक्वल टू क्या था, क्या हो जाएगा, PA नॉट माइनस PA नॉट XB. ऑलराइट, अब मैं इस पूरे टर्म को इस साइड ले जाऊँ, इस टर्म को मैं उस साइड ले जाऊँ, तो क्या होगा, ये माइनस से इस साइड प्लस हो जाएगा. PA नॉट XB इक्वल टू PA नॉट, इस साइड ले जाऊँ माइनस हो जाएगा PA. ऑलराइट, अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ, XB इक्वल टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट. तो दिस इक्वेशन एक्सप्लेन द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को मैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालने से हमारे वेपर प्रेशर में कितना चेंजेस हुआ. तो ये इक्वेशन हमें ये बता दे, यानी कि ये वाला ऊपर वाला टर्म क्या बताते बच्चों कि PA नॉट क्या था हमारा, इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉलेटाइल लिक्विड एंड माइनस PA क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट सोल्यूशन था. तो ये एक तरीके से हम ये बता रहे कि दिस ऊपर वाला टर्म हमें बता रहे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. और ये क्या बताते हैं हमें, दिस वाज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड था. राइट, तो एक तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को कि ओरिजिनल में से कितना लोअर हुआ है. ठीक है, तो ये वाला जितना हमने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाला उसकी वजह से वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज हुआ. तो दिस इक्वेशन एक्सप्लेन आज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. ऑलराइट, तो मैं इसको अगर मुझे ये पता करना हो कि मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे. मोल फ्रैक्शन क्या था बच्चों, XB इक्वल टू था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. तो बस इस इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट करूंगी इस इक्वेशन में. तो मतलब क्या हुआ, NB अपॉन NA प्लस NB इक्वल टू क्या था, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट. ऑलराइट, अगर अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसा हम कंसीडर कर रहे थे, डाइल्यूट सोल्यूशन कर रहे थे. तो डाइल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज वेरी वेरी लेस इन एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A. तो इस डिनोमिनेटर में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. दैट इज वी कैन राइट A एंड B इज इक्वल टू NA इक्वल टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट. ऑलराइट, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का अगेन फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स था गिवन मास अपॉन मोलर मास. इसके बाद NB क्या आया, NB अपॉन NA इज इक्वल टू PA नॉट अपॉन माइनस PA अपॉन PA नॉट था. राइट, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास को मैं कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे W से, एंड मोलर मास को मैं कंसिडर कर रही हूँ कैपिटल M से. और हमें गिवन मास ऑफ क्या है, B है, यानी कि सल्यूट WB अपॉन MB होगा. सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या होगा, WA अपॉन MA. बस इसमें मैं फिर से सब्सटीट्यूट करूंगी, NB की जगह क्या रखूंगी, ये, यानी कि WB अपॉन WB क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या था, PA नॉट माइनस
PA अपॉन PA नॉट। तो इसको सॉल्व करने से मुझे मिलेगा WA अपॉन MB इंटू ये ऊपर चला जाएगा MA अपॉन WA इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। तो बच्चों इस इक्वेशन से मैं निकाल सकती हूँ कि मोलर मास ऑफ सल्यूट हमारे सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सल्यूट इन दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम देखते हैं बच्चों, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वो सोल्यूशन हम वही लेके चलेंगे यानी कि क्या था हमारे पास, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट था, राइट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था होगा बच्चों वो एलिवेट होगा, एलिवेट यानी कि इंक्रीज होगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल लिक्विड देयर विल बी अ इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हम बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर वो समझते हैं, ऑलराइट। तो फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर pressure of solution becomes equal to the atmospheric pressure। तो एटमॉस्फेयर का भी कुछ प्रेशर होता है, राइट। तो जो भी लिक्विड हमें बॉईल करना हो, ऑलराइट, तो उसको उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को हमें इक्वल करना है टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी कोई सा भी लिक्विड बॉईल होता है। तो मतलब सिंपल यही है कि इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब भी वेपर प्रेशर ऑफ जो भी हमें सोल्यूशन बॉईल करना हो उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब हमारा लिक्विड बॉईल स्टार्ट करते हैं, ऑलराइट। तो इसको समझने के लिए हम ये ग्राफ देखेंगे बच्चों। तो ये ग्राफ है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है कि वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर में क्या हो। तो हमने इसके पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया, दैट इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हमने डिस्कस किया था। तो उसमें क्या हमने समझा कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस एज कंपेयर टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो देखा था, राइट। अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या डिपेंड होता है यहाँ पे बच्चों, ये ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो ये कर्व दिखा रहा है बच्चों प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट मतलब जहाँ पे जिस सॉल्वेंट में हमने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो इस प्योर सॉल्वेंट के लिए कब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। 1 atm होता है हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर का वैल्यू, ठीक है। तो हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है इस पॉइंट पे जाके हमारा क्या वेपर प्रेशर इक्वल होता है टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टेम्परेचर पे हमारा क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट बॉयल होना स्टार्ट करेंगे। अब इस प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या मिलाया, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट मिलाया, ठीक है। तो सल्यूट होने के बाद वेपर प्रेशर डिक्रीज होता था, राइट। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से अब इस सोल्यूशन को हमें ज़्यादा और टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इस सोल्यूशन के लिए इस पॉइंट पे जाके इस वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारा सोल्यूशन बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि प्योर यानी कि ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों TB नॉट है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TB रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि प्योर से क्या हो गया है, सोल्यूशन के लिए टेम्परेचर बढ़ गया है, यानी कि एलिवेट हो गया। कितना एलिवेट हुआ है, इतना हमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो जस्ट ये डिफरेंस बताता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो कितना हमें टेम्परेचर राइज करना पड़ा। सो दिस इज द डिफरेंस, यानी कि डेल्टा TB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब डेल्टा TB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑलराइट। तो डेल्टा TB क्या है बच्चों, आप डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, यानी कि यही डिफरेंस बता रहे हैं कि कितना सोल्यूशन में हमें टेम्परेचर राइज करना पड़ा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला एक आपको याद रखना होगा, ऑलराइट। अब फ्रॉम एक्सपेरिमेंट बच्चों हमें क्या पता चला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट हमें क्या पता चला कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा TB। किसके बराबर प्रोपोर्शनल है बच्चों,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्मॉल m. स्मॉल m क्या था बच्चों? मोलैलिटी. अगेन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट बताता है, राइट? तो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट? अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा इक्वल टू, अब वो कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे kb से, ऑलराइट? तो इक्वल टू m. अब kb को हम बोलते हैं बच्चों, kb इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको, और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है. ठीक है, तो मतलब इस kb का नाम ऐसे, मतलब ये मोलल, ये क्या बताता है? kb यानी कि कांस्टेंट इन बॉइलिंग पॉइंट, यही हमें समझाते हैं. ऑलराइट, अब क्या है बच्चों इसमें? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. ऑलराइट, तो इसको हम कैसे फिर से डिराइव करेंगे? मोलैलिटी क्या होता था? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. बस यही वाला हमें फॉर्मूला इसमें सब्सटीट्यूट करना है, दैट इज डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा अभी? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kb इंटू नंबर ऑफ, अब नंबर ऑफ मोल्स होंगे, शॉर्ट फॉर्म करके लिखती हूँ यानी कि NB डायरेक्ट लिख देती हूँ, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg यानी कि WB इन kg. अगर ग्राम में दिया हो तो कैसे लिखा जाएगा? kb इंटू NB अपॉन WB अपॉन 1000. अगर ग्राम में दिया हो तो हमें kg में कैसे कन्वर्ट करना होगा? अपॉन 1000. ओके बच्चों, तो यहाँ से हम फिर से नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला था उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम फिर से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम बता सकते हैं एस जो हमने किया था फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने किया था. तो वैसे ही आप लोगों को इसमें फॉर्मूला रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास रख के फिर हम वहाँ से मोलर मास आप सब्स्टिट्यूट करके वैसे ही कर सकेंगे. ऑलराइट, तो इसी के साथ हम जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 2 बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों. तब तक थैंक यू. जुले नियमित फंक्शन चुकजन. तो आज हम मैथमेटिक्स का नया चैप्टर शुरू करेंगे, यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम. और यूनिट फर्स्ट में हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर हम आज शुरू करेंगे. तो बच्चों सबसे पहले ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन यहाँ लिखता हूँ. इट इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर्स वेयर ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम उन लिस्ट ऑफ नंबर्स को कहेंगे जिसमें हर एक टर्म हमें किस तरह मिलता है, एक फिक्स टर्म ऐड करने से हमें मिलता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. वो फिक्स टर्म हम फर्स्ट टर्म में ऐड नहीं करेंगे. ठीक है बच्चों, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल फॉर्म है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन. तो इसमें हम देख सकते हैं इस डिफिनेशन के हिसाब से हम यहाँ देख सकते हैं ये क्या है. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें हर एक टर्म हमें किस तरह मिलता है, एक फिक्स टर्म ऐड करने से मिलता है. कहाँ पर? उसके प्रीसीडिंग टर्म पे एक फिक्स टर्म ऐड करने से हमें मिलता है. उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. तो बच्चों ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है. अरिथमेटिक सीरीज हमें हमेशा इस फॉर्म में मिलता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d. तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम a n भी हम निकाल सकते हैं.
तो अब ये देखिए फर्स्ट टर्म को हम ए कहेंगे, तो सेकेंड टर्म को हम किस तरह लिख रहा है, ए प्लस डी। जब सेकेंड टर्म पर हम सिर्फ एक कॉमन डिफरेंस इस पे ऐड कर रहा है, तो थर्ड टर्म पे कितना कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहा है, फर्स्ट टर्म पे 2 कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर रहे हैं। उसी तरह फोर्थ टर्म पर 3 कर रहे हैं। तो हर एक जो भी टर्म हो, जैसे फोर्थ टर्म हो तो उससे एक कम हम कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म पे ऐड कर रहा है। उसी पैटर्न को देखते हुए हम ए एन भी निकाल सकते हैं, nth टर्म भी निकाल सकते हैं। जैसे ए एन निकालने के लिए ये देखिए, जैसे आप फर्स्ट टर्म को आप कैसे लिखते हो, ए लिखते हो, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम nth टर्म का फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए, फर्स्ट टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड नहीं करते हैं, एज पर डेफिनेशन हमने देखा है। तो सेकेंड टर्म में हम एक फिक्स नंबर ऐड कर रहा है, उस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, आप जब सेकेंड टर्म पे कितने कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर रहा है, एक, थर्ड पे कितना कर रहा है, 2, यानी कि थर्ड टर्म हो तो एक कम कॉमन डिफरेंस उस पर हम ऐड कर रहे हैं। उसी हिसाब से हम nth टर्म का फार्मूला ये डिराइव कर सकते हैं इसी पैटर्न को देख के। जैसे हर एक टर्म को निकालने के लिए हम फर्स्ट टर्म पे कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, उसी तरह nth टर्म को भी निकालने के लिए फर्स्ट टर्म पे हम कितने कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, यहाँ n है तो n से एक कम कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे। तो n से एक कम कितना होगा, n-1 इंटू डी। इसी तरह हम nth टर्म का ये फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो। प्यारे बच्चों, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें मेन 2 फार्मूला हमें यूज़ होता है। एक तो nth टर्म किस तरह निकालना है, दूसरा सम ऑफ n टर्म किस तरह निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, तो पहले आप उसको नोट कीजिए, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूला को हम किस तरह डिराइव करेंगे वो आप थोड़ा देखिए। Sn इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n इंटू एवरेज ऑफ दोज टर्म्स इंटू एवरेज। तो AP सीरीज का एवरेज, AP सीरीज सिंगाता एवरेज फिंचेस पियांगाता चंग मेथियक किंगाता जैसे गाता इका AP सीरीज योजना 2 4 6 8 जेना ई AP सीरीज सिंगाता एवरेज फिन समना तेनगाता ई छंगमा सम जोसे डिवाइडेड बाय 4 माचो नडियान होयाले AP सीरीज योजना गाता फर्स्ट टर्म इकांगाता लास्ट टर्म प्लस जोस डिवाइडेड बाय 2 जोना गाता ते एवरेज पर थोबानो ते गाता इका स्थानांतरिक तनो जे इका स्थानांतरिक ईओ AP सीरीज से दुखता है कोई एवरेज फिंचेस में गाता ये नंबर जिका चारों को हमें सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, चारों को सम करके उसको 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म को सम करके 2 से डिवाइड कीजिए, आपको एवरेज मिल जाएगा। अब यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या है 8, डिवाइडेड बाई 2 करके इस नंबर का हम एवरेज इजीली हम निकाल सकते हैं। दैट इज़ 8 + 2 कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 5 10। तो इस नंबर का एवरेज कितना आया 5 आया। नहीं तो हम पहले हम किस तरह निकालते थे, जब ये AP सीरीज नहीं हो, अगर ये AP सीरीज मानना तेने था कजू फियत ई टर्म जी का प्लस जो से डिवाइडेड बाई 4 जो तीजू चोना था इन्ना 5 पोयों से नेल। तो ये जिक्स ना लिखते लोग 2 + 4 6 6 + 6 12 12 का 8 प्लस जो मंगाता जी 20 20 था कितने से डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितना है 1 2 3 4 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ रहा है 4 1 4 4 5 20। इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। और AP सीरीज हो तो उसमें हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तब भी एवरेज आ जाएगा। तो ये क्योंकि हम यहाँ पर AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो चैप्टर कर रहे हैं, तो उसका एवरेज निकालने के लिए एवरेज की जगह हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखिए n इंटू यहाँ पर हम लिख सकते हैं a + an डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप 2 यहाँ बाहर निकाल के ला सकते हो, तो ये बन जाएगा n/2 इंटू a + an। तो हमें पता है कि an
इक्वल टू कितना है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो हम ए एन की जगह a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये हम वहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों फिर क्या हमें मिलता है उससे, n/2 a प्लस ए एन की जगह हम पुट करेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की जगह हम पुट करेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पुट करेंगे। अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कीजिए तो हमें मिलेगा n/2 a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह हम ये इस फार्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, तो वो सिचुएशन हमने देखना है कि वेदर ते सिचुएशन वो एपी सीरीज में है कि नहीं, वो हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट सिचुएशन में आपको करके देता हूँ, बाकी सिचुएशन आप मैं थोड़ा आपको हिंट दूंगा बाद में, तो उस हिसाब से आप घर पर ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारे पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई टैक्सी किराए पे लेते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए वो टैक्सी हमसे कितना रुपीस ले रहा है, कितने पैसे ले रहा है, तो वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज़ हमसे ले रहा है। तो उसके बाद जितने भी हम एडिशनल किलोमीटर हम ट्रेवल करेंगे तो हर एक किलोमीटर के लिए वो कितना रुपया चार्ज कर रहा है, 8 रुपीज़ वो चार्ज कर रहा है फर्स्ट किलोमीटर। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर नोट कीजिए, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है, 15 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। तो सेकंड किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज करेगा, सेकंड किलोमीटर मीन्स हम 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो पहले किलोमीटर के लिए तो हमें 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब दूसरे एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा हम किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो वो चार्ज कर रहा है 8 रुपीज़। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपीज़ देना पड़ेगा, और हमें 2 किलोमीटर चलना हो तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, उसके बाद एडिशनल वो किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो 15 + 8 कितना हो गया, 15 + 8 हो गया 23 हो गया। ठीक है, तो अगर हम 2 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो 23 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, 2 किलोमीटर के लिए तो हमें 23 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो अगर हमें 3 किलोमीटर ट्रैवल करना हो, अगर ngata किलोमीटर सुम डोलिन सामना तेने yang ngata किलोमीटर चिक ngata थेबा ngata ट्रैवल चोस्ते नो तेने yang 3 किलोमीटर चिक थेबे फिर ngata sam tangozuk 8 रुपीज़ tangozuk तेन 23 का yang 8 प्लस चोस्पा sam song ngata 31 song तेना 16 ngata यू एक लिस्ट ऑफ नंबर जिंगा थोबान हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी सीरीज में है कि नहीं, वो चेक करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन जो 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में कितना डिफरेंस है वो पता करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में वो कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो A2 कितना है, A2 मीन्स सेकंड टर्म, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड टर्म कितना है यहाँ पर 23 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 15 है। तो 23 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल रहा है हमें, 8 मिल रहा है। अब उसी तरह इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों डिफरेंस सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज एपी सीरीज में है। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करने के लिए A2 और A3 में कितना डिफरेंस है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A3 कितना है यहाँ पर 31 माइनस A2 कितना है 23। तो 31 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट सिचुएशन है वो एपी सीरीज में है। दस द सीरीज, ये सीरीज क्या कर रहा है, एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है। दस द सीरीज
फॉर्म एन ए पी। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह आप सेकंड पार्ट में भी एक सिचुएशन दिया हुआ है, उस सिचुएशन को आप पढ़िए समझिए, उसके बाद उसको उस एक लिस्ट ऑफ नंबर तैयार कीजिए, फिर उसके बाद चेक कीजिए वो एपी सीरीज में है कि नहीं। उसी तरह आप थर्ड और फोर्थ भी आप कर सकते हो।